नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बीर अब्दुल हमीद के ड्राइवर अभी जिंदा हैं। हम यह नहीं उनके साथ अंतिम समय बिताए उनके ग्रेनेडियर नसीम शेख ने केडी न्यूज के संपादक कपिल देव शुक्ल से बातचीत के दौरान बताई और इस इतिहास के पन्ने पर पड़े गर्दे को हटाते हुए आगे का इतिहास बताया। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हैं, जहां पे बीर अब्दुल हमीद के ड्राइवर मोहम्मद नसीम, जो उस वक्त बीर अब्दुल हमीद के साथ में थे जब टैंक ध्वस्त किया जा रहा था। पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध चल रहा सन 1965 में ये युद्ध चल रहा था, जिसमें बीर अब्दुल हमीद ने कई टैंकों को ध्वस्त किया था। उसमें काफ़ी श्रेय उनके सहयोग में साथ ड्राइवर के पद पे रहे मोहम्मद नसीम जी थे साथ में, और उन्होंने काफ़ी टैंकों को ध्वस्त किया। हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो दौर क्या था, कैसे क्या हुआ। हम आइए मुलाकात करते हैं और मिलते हैं और परिचय भी लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। किस पद पे थे उस वक्त? उस वक्त हम सिपाही आने में थे और ड्राइवर के हैसियत से थे। तो कैसे क्या वाकया रहा ड्राइवर बनने का, वहाँ जाने का, हम हमीद के साथ रहने का? अब इस तरीके से मामला सामने हमारा आया है कि पहले हम दूसरी गाड़ी पर थे, उस गाड़ी से हमको हटा के इनके पास भेजा गया। हमीद का ये कहना था कि लड़ाई मैं जब लड़के दिखाऊंगा, कि ड्राइवर जो डेली हमारी परेड में रहा करता था पीस एरिया में, हमको वो ड्राइवर दे दो, ये ड्राइवर काम नहीं कर रहा है, बुज़दिल है। उस वक्त हमको हुक्म मिला कि तुम उस गाड़ी को छोड़ो और हमीद के पास पहुंचो। ये किस सन का मामला है, किस मोर्चे की बात कर रहे हैं? ये खेम करन बहादुर और 1965 पाकिस्तान 10 सितंबर की बात है ये, और उसी दिन वो शहीद भी हुए थे। अब आगे कहाँ तक बोले? नहीं, वो आप बता रहे थे कि ड्राइवर, हाँ, ड्राइवर को बदली किया। हाँ। और हमको उस जगह पर लगाया गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि इनके टंके हमारी पलटन का घेरा डाल रही थी। फिर हमको हमीद ने कहा, बेटा जब तक पानी नहीं पिला दोगे तब तक हम गाड़ी पर नहीं बैठ सकेंगे, न फायर ही कर सकेंगे। कितने दिन हुआ रहा होगा युद्ध चलते? युद्ध चलते हमको 3 दिन बीत गया था। पहले हम छुगल नहर पर पहुंचे थे। एडवांस जब किया था तो छुगल नहर पर पहुंचे थे। वहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी उसमें हम बढ़ते चले गए थे। मारपीट करते हुए आगे बढ़ते गए। आखिर में हमें छुगल नहर पहुँचने पर हमको रुकना पड़ा। हम पोजीशन लिए वहाँ पर। पोजीशन लेने के बाद फिर वहाँ से हमीद ने 2 फायर किया। छुगल नहर का पुल जो था वो क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद इलाके में पूरा पानी भरने लगा। हमीद और उनके दोनों हेल्पर जो थे वो चले गए बटालियन हेडक्वार्टर हुक्म मनाने के लिए कि अब रात हो रही है, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो वहाँ से ये होता है कि जब पानी ज़्यादा हो गया तो इन लोगों को लौटने में जहमत हुई कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए नहीं आए। काफ़ी देर रात 10 बजे जब हमने देखा कि हमारा कोई सहारा नहीं रह गया, अकेले रह गए हैं, उस वक्त हम क्या नाम कुछ निकल पड़े उनको तलाशने के लिए। तो बटालियन हेडक्वार्टर हम जब पहुंच रहे हैं, तैरते 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 तो इतना पानी था कि हमको एक गन्ना लटक रहा था। उस गन्ने को पकड़ के हम ऊपर चढ़े। ऊपर जब चढ़े तो वहाँ पर हमको हमीद मिले और उन्होंने ये कहा कि तुम बेटा लौट जाओ,
हम कुछ यहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं। रात भर हमें उसी गाड़ी के पास हमें बिताना पड़ा, जैसे कि तैसे हम वहाँ रात गुजारे। सवेरा हुआ, पलटन वहाँ से रिटायर हुई। जनरल गुरबख्श साहब का आदेश आया कि तुम उस जगह को छोड़ो और खेमकरन रोड पकड़ो, वरना पाकिस्तान का झंडा अमृतसर पर लहराएगा। उसी वक्त फिर हमको जब ये ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें यहाँ से हटना है, तो हम घेरे में जब देखे कि पड़ गए हैं, तो हमने फिर क्या नाम वापसी आके हम इनको बताया कि हम घेरे में पड़ गए, जल्दी करो। तीनों ने जल्दी एक्शन लिया और उस टाइम जो सामने आता गया, हम लगातार 3 टंके ध्वस्त किए। उसके बाद ये खबर हो रही है, रात को उस दिन का पासपोर्ट था कुर्ता और टोपी। ब्रिगेडियर बशीर आलम और जनरल बशीर खां, ब्रिगेडियर समी आलम, दोनों आदमी कैरियर लेके आ रहे थे। वहाँ पर रोड के किनारे इनको थम बोला गया कि थम कौन आता है, तो वहाँ पर ये कहते हैं, है बिलाड़ी तुम अपने कमांडेंट से पासपोर्ट पूछा है। तो नौशाद अली जो मशीन गन पर था, उस सिपाही ने अपने इंचार्ज को, हवलदार अमीर अली को, 1965 की भारत पाक जंग में अमर सेनानी वीर अब्दुल हमीद के साथ बातौर चालक खेमकरन मोर्चे पर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है पर तैनात ग्रेनेडियर नसीम शेख वीर अब्दुल हमीद के साथ जंग में आखिरी 3 दिन मोर्चे पर हर पल उनके साथ रहे। जब अब्दुल हमीद ने ताबड़तोड़ एक कर पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों और विस्फोटकों से लदे पाकिस्तानी ट्रक को ध्वस्त किया, वहीं साथ ही नसीम उनकी क्राफ्ट लोडेड जीप को चला रहे थे और उनकी शहादत के वक्त नसीम उनके साथ रहे। फायर तो इन्होंने रिपीट फायर शुरू किया। वहीं पर जनरल बशीर खां के कूले पे लग गई थी, वो नाली में गिर गए थे। ब्रिगेडियर समी आलम को जान से ख़त्म हो गए थे, वहीं उनको हटा के रोड के किनारे किया। फिर उसके बाद इनकी भगदड़ मच गई। भगदड़ मच जाने के बाद ये हुआ कि इनकी लाश को उठा के ले आके नीचे फेंको और कैरियर यहाँ, मतलब वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर समी आलम जो थे वो पाकिस्तानी थे और जनरल बशीर खां भी पाकिस्तानी थे। ये जा रहे थे अमृतसर के लिए। मगर जब ब्रिगेडियर समी आलम को मार दिया, उसके बाद गन दूसरी तरफ घुमाया तो उनको भी मारा, मगर उनके थोड़ा ही लगा, कूले पर पीछे लगा, वो बच गए। उनको टैंक के अंदर उठा के पाकिस्तानी लेके भाग गए। ब्रिगेडियर समी आलम की लाश को हम लोग उठा के ले जाके कपास के खेत में गिरा दिया। वहाँ इनको डाल के हम फिर अपनी गाड़ी को लेके गए अपनी पोजीशन। फिर वहाँ से आदेश हुआ कि नसीम को बुलाओ, ये कैरियर हटाओ यहाँ से, रोड पर है। आए तो हम कैरियर को हटा के कपास के खेत में गिराया। उसके बाद फिर हम दोबारा फिर अपनी गाड़ी पर गए। गाड़ी पर जाने के बाद वहाँ फिर ये हुआ कि उन्हें आज मलाल है कि हमीद के तरीके से उन्हें वीरगति प्राप्त करने का यह सौभाग्यशाली अवसर क्यों नहीं प्राप्त हुआ। बता दिया था हमने। इस वक्त सुल्तानपुर जिले के पूरे भार कस्बे में एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो हम अपनी पोजीशन पे गए। गोसाईगंज के गांव सिलवारा के निवासी हैं, जो 1970 से पूरे भार कस्बे में रह रहे हैं। मतलब बेचैन थे कि आगे क्या होता है, क्या हमको आदेश होगा। सवेरा हुआ, सवेरे के ये हिसाब किताब रहा कि इनकी लाश को हटा के दूसरी जगह ले जाया जाए, और उस टाइम कोई फायरिंग नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए हमको मौका मिल गया। फिर थोड़ी ही देर के बाद ये हुआ कि जल्दी करो, तुम वहाँ से पोजीशन अपनी हटा दो। हटाने के बाद जब हम दूसरी जगह लगाते हैं तो हमारे सामने आर्टिलरी तोपखाने की ओपी से उन्होंने कर्नम के शोर मचाया 10:30 बजे दिन में। 10:30 बजे दिन में जब ये शोर होता है तो हम
जैसे जैसे टंकें बढ़ती आई वैसे वैसे पहले पहली टंक मारा, फिर क्या नाम के 2 मिनट के बाद दूसरी टंक मारा, फिर आगे आई तीसरी टंक को वहाँ ख़त्म किया। अब्दुल हमीद साथ में अब्दुल हमीद ने फायर किया है। हम तो आप सिर्फ पोजीशन देते पोजीशन बदल के पोजीशन बदल हमारा काम पोजीशन बदलना, गाड़ी चला रहे थे हम ड्राइवर से। मगर ये है कि इन्फेंट्री के जवान को, और डेली हम उनके पास परेड में रहते थे, इसलिए उस गन की हमको पूरी जानकारी थी, जिसमें से एक टैंक के ऊपर वार हमने किया था जो हमारे सामने रोड पर आ गई थी। उस वक्त थोड़ा सा मौका मिला कि हम गाड़ी को स्थिर लगाए, और ये कहाँ से जासूसी हो रही थी दुश्मन की, जो कि हमारे ऊपर हमीद का ट्रेसर राउंड आया, तो हम भी निशाने पे गाड़ी लगा रखे थे, जो कि कीकर के पेड़ के नीचे छुपा हुआ पाकिस्तानी दुश्मन था। उसके ऊपर हम निशाना ले ही रहे थे, हमीद ले रहे थे निशाना, और हम स्टीयरिंग पर बैठे हुए थे कि पोजीशन शायद बदलना पड़े, मगर ऐसा ना हो के कुदरती हमारे ऊपर ट्रेसर राउंड का फायर आया। एक बार जब फायर आया तो हमीद को हमने धक्का दिया कि दो अब बम आ रहा है। इतना कह के हम छलांग मारे तो कपास की नाली थी खेतों की, उसमें हम कूद गए, गिर गए, और हमीद जो थे ये निशाना ही लेते रह गए, टाइगर पर उंगली रखे रह गए, और बम आया। उसके बाद ये चिथड़ा हो गए, सिर कहीं गिरा, दोनों हाथ कहीं गिरा, पैर कहीं गिरा, सब। तो कुछ देर के बाद 2 हवाई जहाज़ आते हैं। हवाई जहाज़ हमारे पास 40 लीटर स्पेयर पेट्रोल था, बाकी टंकी में था, तो जहाज़ के ज़रिए हमारे कानम के गाड़ी पर फायर हुआ। फायर करके आग लगी। एक वाकया बीच में बता रहे थे आप कि जब 3 दिन 4 दिन हो गया था और पानी से सब व्याकुल थे, तो फिर पानी के लिए कौन गया, कैसे क्या हुआ? पानी के लिए हमें दोबारा जाना पड़ा। जब थोड़ा सा हमको मौका मिला, फायरिंग बंद हुई, तो हम दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद वहाँ हम नलके पर पहुँचते हैं, तो वहाँ से हमको कुछ पाकिस्तानी मतलब पोजीशन देख रहे थे। 72 वर्षीय नसीम थे, इन्होंने खदेड़ लिया। 1962 में हिंदुस्तानी फौज में भर्ती हुए और सन 1965 और 71 की भारत-पाक जंग में हिस्सा लिया। ये वो सौभाग्यशाली फौजी हैं जिन्हें परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के सानिध्य रहने का गौरव हासिल हुआ। 7 सितंबर से 10 सितंबर को वीरगति प्राप्त हुए तक वीर अब्दुल हमीद के साथ ही वो रहे। तो उनकी गोली हमारी ना लगने के बाद 7 सितंबर 1965 को अम्बाला कैंट से उच्चाधिकारियों के आदेश पर ग्रेनेडियर नसीम शेख को हवलदार अब्दुल हमीद के साथ वीरकरण मोर्चे के लिए बातौर चालक रवाना किया गया था। आमने सामने की जंग में वीर अब्दुल हमीद ने जब ताबड़तोड़ 11 पैटर्न टैंक व विस्फोटक सामग्रियों से लैस ट्रकों को विस्फोट से उड़ाया तो दुश्मनों के होश उड़ गए। जब जब टैंक नैस्ताबूद होता तब तक हमीद के साथ साथ जय हिंद का नारा नसीम शेख ने भी साथ में लगाया था। चेक पोस्ट था, उसी जगह पर उसको ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद हम अपनी गाड़ी को सीधा फिर दुश्मन की तरफ नहर पर लगा दिया। नहर पर जैसे टैंक हमने देखा था, और ओपी साहब ने बताया कि अब तुमको बचने की हालत नहीं है, हो सके तो इन लोगों का मुकाबला कर लो। तो हम ये टैंक पर ओपी सिंह कौन? ये ओपी जो थे, ओपी सिंह कौन थे? उसके आर्टिलरी तोपखाने के। तो कैसे बात होती थी? हाँ, हमारी उनकी बात ऐसे सामने पेड़ पर थे, वो ऊंचाई पर, अच्छा, हम थे नीचे। अच्छा, तो उनकी पोजीशन जो थी वो मतलब दूर तक देखते थे। हाँ, मान लो कि इस पेड़ से आराम से थाने तक देख सकते थे ना। तो ऐसी पोजीशन पर ओपी को ऊपर बैठाया जाता है, तब इनका मतलब बम गिरवाते हैं आर्टिलरी तोपखाने का। आर्टिलरी तोपखाना सीधा नहीं मार पाता है जैसे कि हम सीधा बम मार रहे हैं इस तोप से। उस तरीके से आर्टिलरी का फायरिंग नहीं होता है। ये फायर गिरवाते हैं, जनता को बढ़ते हुए रोकते हैं, हथियारों को बढ़ते हुए रोकते हैं। इन्फेंट्री का काम होता है, हमारा काम ये होता है हम डायरेक्ट लड़ते हैं और डायरेक्ट का निशाना लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा ये काम होता है। तो 10 तारीख को ये मुकाबला हमारा
हो ही रहा था, दुश्मन छुपा हुआ था। रेकी करने वालों ने हमें गलत मैसेज दिया कि इलाका साफ है, मगर उसी इलाके से जहाँ से ये रेकी करके सिपाही लोग आए थे, उनके गलत बताने की वजह से हमारे ऊपर ये फायर आने लगे। तब हमीद का नाम के उस पर बैठ गए और मुझको बोला कि नसीम तुम जल्दी से बैठो। मैं गाड़ी पर दोनों आदमी सवार हुए, मगर हमको पोजीशन बदले करने का मौका ना दिया। ट्रेसर पर ट्रेसर पाकिस्तानी झोंक रखे थे और इनको हमने बताया कि मेजर तुम कूदो, अब नहीं बचोगे। तो इनको हमने धक्का दिया, मगर ये ट्राइगर पर उंगली रखे रह गए और हम छलांग मारा तो नाली में, कपास की नाली थी, कपास के खेतों की नाली थी, उसमें हम कूद गए। तो हम इस सूरत में चोट तो हमारे ज़्यादा लगी कि आज भी हम चलने फिरने से मोहताज हैं, इसलिए कि पक्की नाली थी तो उसके कगर जो थी हमारी रीढ़ की हड्डी की तोड़ दिया और उसमें से हमको सब लोगों ने खींच के निकाला। और हमीद वहाँ पर करना उनके ऊपर जब बम का फायर आ गया तो वो जल गए और पूरी आग लग गई। उसके बाद 3 हवाई जहाज़ आए पाकिस्तानी, उन्होंने उन पर गोलियाँ बरसाई और सब टुकड़े हमीद के ले आके हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि हमीद भगौड़ा हो गया। तो हमारी उनसे क्या नाम कि गोली चलने की नौबत आ गई आपस में कि ज़बान से अब बात मत निकालिए, कहीं कहाँ है दिखलाओ। तो हम सब सिर ले आए, दोनों पैर ले आए, दोनों हाथ ले आए, सिर्फ पसली वहाँ पर उनकी जल रही थी। तब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, हमें ख़त्म हो गई। तो ब्रिगेड कमांडर को पता लगा। ब्रिगेड कमांडर 4 बजे शाम को दूसरी मीटिंग में आए और इन्होंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद फिर उसके बाद डिवीज़न में खबर किया। उसके बाद वहीं पर उनकी मिट्टी दी गई। इस जाबाज को मलाल है कि जब 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे बीर अब्दुल हमीद दुश्मनों के टैंकों को निशाना बना रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी हमलावरों के निशाने से बीर अब्दुल हमीद को वीर गति प्राप्त हो गई और वो इस वीर गति में साथ जाने का ऐतिहासिक अवसर से महरूम रह गए। हालांकि बाद में सरकार ने उन्हें रक्षा मेडल प्रदान किया। वो हमीद के पास है, उसको वहाँ से किसी सूरत से निकाल लो। तो हमारे MTO मेजर अब्दुल हफीज़ साहब और कैप्टन बादशाह साहब, ये दोनों आदमी रात को आए जुंगा जीप लेके और उस पर हमको ज़बरदस्ती पटक के, हम वहाँ से जा नहीं रहे थे, पटक के गाड़ी में और क्या नाम कि ये लेके हमको वहाँ से भागे। बोले तेरी जान सलामती के लिए हमें भेजा गया है और तू बचा हुआ है, हमें तो ख़त्म हो गए, अब यहाँ क्या रह गया है, चल पीछे चल। हमने कहा नहीं, जब तक मिट्टी नहीं इनकी हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं आ सकते। मगर इन लोगों ने हमको ज़बरदस्ती, 2 आदमी थे, जीप के अंदर पटक के हमको वापस लेके पलटन में आए। वहाँ पीछे पहुँचाने के बाद बोला कि क्या वाक़या हुआ। हमने बताया कैसे हुआ। ब्रिगेडियर साहब दूसरे दिन आए और क्या नाम के तमाम भांगड़ा वांगड़ा करने लगे, गए टैंकों को देखने के लिए और हमें भी पीठ उठ हमारी भी शाबाशी बहुत अच्छी दिया उन्होंने। मगर ये कि उन हमीद के आगे हमारी कोई क्या नाम के वैल्यू ना समझते हुए इनने क्या नाम के ड्राइवर की कोई सराहना ना की, ना कहीं का नाम के नाम गाम दिया, जिसका आज भी मुझको सदमा है। और सदमे की ज़िंदगी हमारी क्या नाम के इस तरीके से बीत गई है कि कोई पूछने वाला नहीं रहा। हम भी शहीद हो गए। गौरतलब हो कि इस बहादुर ड्राइवर नसीम शेख को 71 की जंग में भी लड़ने का सौभाग्य भी मिला है और इसी तरीके से सन 78 में वो फौज से रिटायर हो गए और फौज ने उनकी सेवा अनुकरणीय भी माना है। आए हुए थे, देश की फौज ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया, पर अब जाबाज फौजी की सुध नहीं ली जा रही है। ठीक है, तेरी जान बच गई, अगर नाम तेरा नहीं दिया है तो ये गलती है पलटन वालों की। और तुम ऐसा करो कि बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम बेटा पीछे चले जाओ। तो हमने कहा कि पीछे तो हम चले जाएंगे साहब, मगर इसकी मिट्टी कैसे होगी।
तो कहीं मिट्टी देने वाले तमाम हैं, यहाँ सब हो जाएगा, तुम बदनाम हो चुके हो, तुम नज़र में आ चुके हो और इसलिए पाकिस्तान तुम्हारा पीछा करेगा। तो हम ये सब कुछ सोचते हुए हफीज़ साहब और कैप्टन बादशाह साहब इन्होंने हमको उठा के जीप में ज़बरदस्ती बैठाया और लेके हमको पीछे आए। तो IC साहब के पास मुलाकात कराया, तब हमको कहा कि बेटा तुम अब आगे मत जाओ, इसलिए कि तुम बदनाम हो चुके हो और हम ही तुम्हारा साथी ख़त्म हो गया, तो अब तुम कामयाब नहीं होगे। तो इधर उधर समझा के हमको रोका गया वहाँ पर। उसके बाद ये हुआ कि अब जब हमें पीछे कर दिया तो हमारा मोराल जो था वो बहुत डाउन हो गया कि काम तो हमने अच्छा आगे किया और पीछे हम रह के क्या करेंगे। आज इस चीज़ को कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ा मलाल है। अब एक सवाल ये है कि अभी जल्दी में आपने बताया ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो टैंक मंगाई गई थी। हाँ, जबलपुर से हाँ, जबलपुर से वही टैंक मंगाई गई थी जो बीर अब्दुल हमीद के साथ आप लड़ रहे थे। हाँ, वही टैंक थी। वही तीनों टैंक थी। वो तीनों टैंक थी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, जैसे आपको बुलाना चाहिए था, क्या उस जगह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी थी? क्यों लगाया गया था? हथियारों के बारे में हमें, पाकिस्तान के हथियारों के बारे में जब हम आगे लड़ रहे थे तो जब मारते थे तो उनको देखते थे। और ये हमीद को भी ट्रेनिंग अच्छी थी, इसलिए कि उनका मऊ कोर्स था, इस बारे में तजुर्बा बहुत ज़्यादा था इस गन के बारे में, तभी तो फटाफट मारा था। अब रह गया सवाल ये कि उस वक्त की बात जो थी, हम लोगों के अंदर वो जोश चढ़ा हुआ था कि आगे कुछ भी आ जाता, हम का नाम कोई बख्शने वाले नहीं थे। इसलिए कि हमारा भी इतबार जम गया था कि हमारी गन जो है पेटन टैंक के 10 इंच 11 इंच मोटी टैंक को तबाह कर सकता है, तो इसके आगे इनके पास और कौन सा हथियार है। इसलिए हम बहुत इस मतलब खुशी में थे, कोई ऐसी बात नहीं रही कि हमारा भी नाम जाएगा आगे। और प्रधानमंत्री टैंकों को मंगवाया, दिल्ली में नुमाइश लगवाया, हमारी गाड़ी भी बुलाई गई, उसमें हमारा गन लदी हुई है, जिस तरीके से ध्वस्त हुई है और आज भी जबलपुर सेंटर के अंदर रखी हुई है। दोनों टैंक भी रखी हैं। एक टैंक बारिकपुर चली गई, कलकत्ता डिवीज़न वाले ले गए। नहीं, थोड़ा सा ये, जैसे उस टैंक के बारे में आपको जानकारी थी, उस नुमाइश में PM नरेंद्र मोदी द्वारा आपको बुलवाया जाना चाहिए था कि जरा उसके बारे में जानकारी, चूँकि आपको थी। इसके बारे में हमको खूब पता था कि जबलपुर से गाड़ी मंगवा रहे हैं तुम्हारी, और तीनों टैंकें आ रही हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है कि नया प्रधानमंत्री आया हुआ है, इसको खुशी होगी तभी तो टैंकों को मंगा रहा है, गाड़ी को मंगा रहा है। मगर ये कि बताने वाला जो था जिंदा है अभी, उसको नहीं बुलाया गया। ये हमको ज़बरदस्त मलाल रहा। हमीद की बीवी को बुला के वहाँ क्या पूछते, क्या कहते। हमीद की बीवी को तो कोई इल्म भी नहीं था कि कौन सी टैंक कहाँ की है और कौन सी गाड़ी से मारा गया था, कौन सा इसका ड्राइवर है, और क्या प्रधानमंत्री ने क्या सवाल जवाब किया होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। मगर अच्छा, थोड़ा सा मुद्दे पे इधर आएंगे कि अब यहाँ आप रह रहे हैं, ये कूड़ेभार कस्बा है, कूड़ेभार कस्बे में आप रह रहे हैं। पहले कहाँ के थे और आपको सरकारी सुविधाएं मिल रही, नहीं मिल रही है, क्या दिक्कतें हैं? सरकारी सुविधाओं के लिए हमको कोई नहीं पूछता है। सिर्फ इतना ही है कि जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल कोई रिटायर होते हैं तो हमको जबलपुर सेंटर में बुलाया जाता है। वहाँ पर मतलब पार्टी के हिसाब से ये मंजर जो हमने सन 65 का बिताया है लड़ाई का, तो इसको हमसे बयान बराबर करवाया जाता है। तो लोग ये कहते भी हैं कि जब कहना प्रधानमंत्री ने टैंकों को बुलाया था तो उनकी बीवी को हमीद के ना रहने पर बुलाया गया, मगर ये कि जब आप जिंदा हैं, आप लड़ाई में हमीद के साथ पूरा सहयोग दिए थे, बगैर आपके हमीद कुछ नहीं कर सकते थे, तो क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि आप पूछ लेते कि ड्राइवर जिंदा है कि वो भी साथ में मर गया है? ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री के मन में नहीं आई, जिसका हमको जिस रोज टैंकें देखी जा रही थी, प्रधानमंत्री जी थे और क्या नाम का और भी लोग थे, रक्षा मंत्री थे और ये इनकी बीवी थी। उस टाइम तो प्रधानमंत्री के मतलब
ख्याल में या उनको खुशी होनी चाहिए थी भाई कि जरा से पूछ लिया जाए कि इसका ड्राइवर कौन था जो इतना बड़ा बम लगा है गाड़ी में, वो बचा कि मर गया। और हमीद को ही दिखाया जाता है मरा, मगर ड्राइवर भी था इसमें, 2 सहयोगी भी थे, उनका क्या हाल हुआ? हाँ, मतलब उनकी स्थिति क्या है, अब कहाँ हैं, कैसे हैं? कैसे हैं, इसमें से कोई जिंदा है कि नहीं? हाँ, कोई जिंदा है कि नहीं जिंदा है? हाँ, तो थोड़ा सा और ये चाहेंगे कि आप मूल निवासी कहाँ के थे, इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? हम ज़िला हमारा ये सुल्तानपुर है। हम रहने वाले छोटी सी गोसाईगंज बाज़ार है, जो कि बाईपास से पूरब तरफ रास्ता जाता है सैफुल्लागंज को, आगे जाके गोसाईगंज बाज़ार पड़ती है, वहाँ से हमारा घर तिराई में पड़ता है सिरवारा। आज वहाँ के लिए रोड का नया तैयार हो गया है, इस वक्त आने जाने के लिए सहूलियत हो गई है। कई साल हो गया छोड़े अब आप यहाँ रह रहे हैं? हम सन 71 में हम छुट्टी आए हुए थे। हाँ। और उस वक्त इंजीनियर ग्रुप के कर्नल साहब अफसर हुसैन जिसका नाम था, यहाँ सुल्तानपुर में डीएम बन के आ गए थे, डीएम पोस्ट पर थे, और वो हमारा काम देखने के लिए गए थे। वैसे देखने के लिए तो बहुत सी जनता गई थी, पूरा डिवीज़न गया था, तमाम अमृतसर से, तमाम पंजाब से, तमाम फिल्मिस्तान से हाँ, लोग आए तो जिसमें सुनील दत्त थे, राज बब्बर थे, और तमाम हीरोइनें थी। इन लोगों ने जब पूछा पलटन से कि भाई हम ड्राइवर जब जिंदा है तो हमको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, तो हमारे कमांडिंग साहब जो थे ये हमको छुपा दिए, बोला भाई उसको हमने कानून की ड्यूटी पे भेज दिया है, ड्यूटी पे चला गया है, और आप लोगों के बारे में हमको पता नहीं था, इधर उधर बहका के इन्होंने कर दिया। तो खासकर जिंदा होने ही से उनको हकीकत मिलती थी, इन्होंने हमको मिलाया नहीं, और वो लोग चाह रहे थे, जबकि बहुत कुछ इनाम और बहुत कुछ सामान वहाँ से मिठाई और यानी कि 3 ट्रक सामान लेके आए थे फिल्मिस्तान वाले, मगर उनको ये था मामला कि जो ड्राइवर जिंदा है तो इससे बढ़ के हकीकत कौन अच्छी बता सकता है। यही उनकी तमन्ना थी, मगर ऐसा कुछ होने नहीं दिया पलटन वालों ने, बहुत बेरुखी दिखाई हमारे सामने। अब सवाल ये रह गया कि आज हम कूड़े भार कस्बे में हम सन 71 से यहाँ ज़मीन हमको मिली थी, डीएम साहब ने खुद आके खड़े होकर नपवाया था, मगर उस वक्त थोड़ी सी कमी ये रह गई थी कि कागज़ हमको नहीं दिया गया था। कागज़ के लिए हमने बहुत कोशिश किया, मगर यहाँ की आवाम जो है कूड़े भार की प्रधान जो हुआ करते थे, वो हमारे हिसाब से बहुत मतलब हमारे साथ गलत काम करते चले आए कि बसने नहीं दे रहे थे। बहरहाल यहाँ डीएम साहब ने क्या नाम पुलिसधारी राइफलमैन बैठाया, तो तब उसके बाद हम घर बनवाने पाए। तो तनख्वाह हमारी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी तनख्वाह थी तब। तो अब आप यहाँ लगभग 1971 से यहाँ रह रहे हैं? जी। और सरकारी सुविधा जो मिल रही है वो? सरकारी सुविधा हमें 1 पैसे की नहीं मिल रही है। अफसोस पेंशन वगैरह आर्मी की जो मिलती है वो तो मिल ही रही होगी, अन्य सुविधाएं नहीं? सिर्फ पेंशन ही हमको मिलती है, उसी के सहारे हम बच्चों को लेकर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कूड़े भार में है, कोई पार्क वगैरह तो है नहीं कूड़े भार में? एक बार आप मांग क्या थी, एक बार आप मांग कर रहे थे कि कुछ, अगर देश की सेवा इतना किए आप और आपके नाम से कुछ नहीं हो पाया, तो आप एक बार कह रहे थे कि अगर कूड़े भार में कहीं कुछ। हाँ, ये थी हमारे दिल में उमंग थी कि चलो कुछ नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कम से कम एक पार्क हमें कूड़े भार में बनवाने की जगह दी जाती, और लोगों का मतलब उत्साह भी बढ़ता, फौज की तरफ ध्यान भी जाता। आज जो नई पीढ़ियां तैयारी कर रही नहीं, वो पार्क में आप चाह रहे थे कि कम से कम कुछ ना हो तो बीर अब्दुल हमीद के एज ए ड्राइवर आपको यहाँ शो किया जाए कि ये है बीर अब्दुल हमीद के ड्राइवर के नाम से इस तरह का पार्क हो। जी, ये कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ करके आए हैं, अभी जिंदा हैं, जो भी इंटरव्यू हमसे लेना चाहें वो ले सकते हैं। हम अब सारी बातें मुझको याद हैं, और हम इसलिए चाहते हैं कि आवाम या कोई भी यहाँ का देखने वाला ये देखे कि हाँ ये शख्स यही है
और उसमें हमीद के साथ हम ये चाहते थे कि एक फ़ोटो अपनी लगवा के इस चीज़ का थोड़ा सा हौसला की तरफ से एक वीरता वाला काम होने के नाते, क्योंकि जब हमने साथ निभाया है इस तरीके से हमीद के साथ, तो वो मंजिल उनको मिली है। आज इस चीज़ के लिए तमाम लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, हमको सलाह भी देते हैं और हम चाहते भी हैं, हमने बताया भी है। यहाँ हमारी दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान तक की है और आगे कोई हमारी दौड़ होती नहीं है। अब मीडिया को भी ये खुशी है कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी कोई है, तो उन्हीं लोगों से मिलजुल पाते हैं। बाकी जहाँ तक होता है वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, चूँकि आपकी याददाश्त भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ चीज़ें याद रहती, कभी चीज़ें भूल जाते हैं आप। तो इस तरह भूली बिसरी यादों को गाए बगाए हम पूछते रहेंगे आपसे जानकारियाँ लेते रहेंगे, आपका एक इंटरव्यू करते रहेंगे। आपकी 1965 में पाकिस्तान से जिस दिलेरी के साथ आपने लड़ा और बीर अब्दुल हमीद के साथ, तो आपका कहना यह है कि आप टैंक की पोजीशन को क्लियर करते थे और अब्दुल जो है उसको निशाना लगाते थे। तो जिस तरीके से टैंकों को आपने ध्वस्त किया, आपका एकदम रुतबा हावी होता गया और आप धड़ाधड़ मारते हुए निकलते चले गए। तो ये सब चीज़ें रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताते हैं आप, कुछ चीज़ें याददाश्त थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ठंड। आज खिचड़ी का पर्व है, 2022 जनवरी 14, काफ़ी ठंड भी है। आप बाहर निकल के आए इस ठंड में और आपने बात की, आपने आज के युवा को बताने का प्रयास किया कि सन 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जिसमें बीर अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हुए, उनको सबसे मरणोपरांत उनको सबसे बड़ा परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया। और आप एक ड्राइवर थे, तो कुछ लोगों को चाहिए था, कम से कम उनके ड्राइवर थे तो उन्होंने कैसे क्या किया जानकारी करते। सरकार को भी चाहिए था कि इनके सुख सुविधा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते। ऐसा इनका मलाल है, ऐसा इनका मानना है, इनका कहना है कि बीर अब्दुल हमीद के साथ में थे और आज तक इनको उस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। और हम इनसे मिलते रहेंगे, फिर मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे कुछ और नई भूली बिसरी पाकिस्तान की लड़ाई की यादें। तब तक के लिए जय हिंद। देश की हुकूमत में आज भी उन्हीं गौरवशाली क्षणों को अपनी जेहन में जिंदा रखकर वो जी रहे हैं। परिवार में मासिक पेंशन के सहारे 2 बच्चे, 3 बेटी और पत्नी की परवरिश पर बच्चों को ठीक से तालीम भी नहीं दिला सके। मलाल ये भी रह गया कि एक बेटा तो कम से कम फौज में जाता और जो मैं नहीं कर सका उसे वो पूरा कर दिखाता।